लाइफ में कभी जब आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, तब आपने ज़रूर किसी ना किसी हीलर को कांटेक्ट किया होगा और हीलर ने आपको कहा होगा कि आपका ऑरा बहुत वीक है और आपके ऑरा से ना एनर्जी लीकेज बहुत हो रहा है। फिर कभी आपने सोचा है एनर्जी लीकेज, ऑरा, व्हाट डज़ ऑल दीज थिंग्स मीन? ओके, तो चलिए ऐसे 5 साइंस ऑफ ऑरा लीकेज और उनका न्यूरोसाइंस में मीनिंग क्या है, न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव, उसका डेफिनेशन कहिए या अंडरस्टैंडिंग क्या है, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके हम अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं या अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा नाम है मौमिता और मैं इस चैनल के थ्रू स्पिरिचुअलिटी को न्यूरो साइंस एंड साइंस के लेंस से डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। अगर ये टॉपिक, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। सो लेट्स डिस्कस 5 साइंस दैट योर ऑरा इज लीकिंग एनर्जी। Point number 1, if you are constantly attracting negative people or toxic people in your life, ऐसे लोग जो आपको कॉन्स्टेंटली या तो नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं या आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या तो फिर आपको नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो ऑरा है उसका जो बाउंड्री है दैट इज़ गेटिंग वीकेंड एंड देयर आर इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी लाइफ में हमने अगर हेल्दी बाउंड्रीज नहीं सेट की है तो फिर कोई भी हमारे लाइफ में इंटरफेरेंस दिखाएगा और हमें अननेसेसरीली मैनिपुलेट करेगा या हमें गलत इन्फॉर्मेशन देगा, और उसकी वजह से या तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हम वो एक्शन नहीं लेंगे जो हमें लेना चाहिए था, या हम कैरीड अवे हो जाएंगे और हम कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। तो अंडरस्टैंड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग हेल्दी बाउंड्रीज विल हेल्प curbing the toxic people or eliminating the toxic people from our life. Second point is mysterious physical aches. कभी कभी अचानक से बॉडी में पेन होना, कभी मसल पेन, कभी बोन में पेन, कभी नर्व का पेन, और इसका हमें सोर्स ना पता चलना। अगर हम डॉक्टर के पास जाते भी हैं और इस पर टेस्ट भी करते हैं तो भी इसका हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है, प्रॉपर टेस्ट में ये नहीं पता चलता है कि ये पेन कैसे आ रहा है। तो आप समझिए ये भी एक ऑरा एनर्जी लीकेज का ही एक साइन है। फ्रॉम अ न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव, अगर आप कॉन्स्टेंटली दूसरों के लिए किए जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड फील करते हैं, दूसरे मांगते हैं आपसे कोई मदद और आप इमीडिएटली हाँ बोल देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि आपके पास ये करने के लिए टाइम है, एनर्जी है या इवन इंटरेस्ट है, अगर आप कॉन्स्टेंटली दूसरों के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये साइंस फील होते होंगे। थर्ड पॉइंट इज़ फीलिंग डिटैच्ड और लॉस्ट। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, या तो हम फ्लाइट या फाइट मोड पे चले जाते हैं। फाइट मोड इज़ हम लड़ लेंगे उस इंसान से, और फ्लाइट मोड इज़ हम वहाँ से बच निकलेंगे या तो फिर हम वहाँ से भाग जाएंगे। बट एक और एंगल भी है विच इज़ फ्रीज मोड। तो यूजुअली क्या होता है, या तो हम फ्लाइट या फाइट मोड में होते हैं या तो फिर हम फ्रीज मोड में भी जा सकते हैं। फ्रीज मोड वो होता है जब हम एकदम से नम हो जाते हैं, हमें इतना शॉक लगा होता है कि हमारी सुध-बुध खो जाती है, हमें ये नहीं समझ में आता कि हम इसके आगे करें क्या, कैसे करें और ये हमारे साथ कैसे हो गया। और ये तब होता है जब हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे या तो ट्रस्ट था, किसी इंसान पे ट्रस्ट था कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता, या ये इंसान तो मेरे साथ कभी विश्वासघात कर ही नहीं सकता, ये इंसान तो मेरा सबसे चहीदा है या फिर मेरा सबसे क्लोज़ है, ये तो मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता, या फिर मैंने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की है, ये तो फेल ही नहीं हो सकता। और तब जब वो इंसान विश्वासघात कर देता है या फिर वो प्रोजेक्ट जिसमें आपने इतनी मेहनत की थी वो फेल हो जाता है, फॉर एनी रीज़न, आई एम नॉट सेइंग इट वुड बी योर मिस्टेक, बट फॉर एनी एक्सटर्नल रीज़न, अगर वो ऐसा नेगेटिव आउटकम दे रहा है, तब आपको समझना होगा कि यस, तब अगर आप अचानक से लॉस्ट और डिटैच्ड फील कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग इन द फ्रीज मोड। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल जोन टू बी इन। ये फ्लाइट और फाइट मोड से भी डेंजरस है।
Flight or fight mode still can be handled, that kind of a mental situation can be still handled, but जब कोई इंसान freeze mode में चला जाता है then it requires maybe therapy, counseling, बिकॉज़ ये बहुत ही एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपके ना नर्वस सिस्टम पूरा नम हो गया है। आपका कोई डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी या रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी या फिर प्रेजेंस में रहने की कैपेबिलिटी ही लॉस्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट इज़ क्रॉनिक फटीग। आप पूरी रात भर सोए, अच्छे से सोए, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो भी आप रिलैक्स्ड फील नहीं करते, आपको फिर भी नींद आ रही होती है, आप चाहते हैं कि थोड़ी देर और सो लें, एनर्जेटिक फील नहीं करते, लेजी, लिथार्जी, बॉडी में एक अलग सा ही जकड़न फील होता है। ये एक साइन है क्रॉनिक फटीग का। इसमें ये होता है कि आपने रेस्ट तो लिया, आप तो सोए अच्छे से, आपने शायद 7 से 8 घंटे सोए भी, लेकिन वो रेस्ट आपको बॉडी को मिला, आपके माइंड में ना अभी भी चैटर है, इन द सेंस आपके दिमाग में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से आपका ब्रेन काम डाउन नहीं हो पा रहा, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं हो रहा, और जब तक आपका ब्रेन काम डाउन नहीं होगा आपको फुल्ली रिलैक्स्ड हैप्पी फील नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने रेस्ट किया लेकिन फिर भी मुझे रेस्टफुल फील नहीं हुआ, मैं एनर्जेटिक नहीं फील कर रहा हूँ कि मैं अभी मॉर्निंग में उठ के अपना काम स्टार्ट करूँ विथ फुल फोर्स, तो आप समझिए कि आपको अपने माइंड पे काम करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में शायद बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसको आपको शांत करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़े। ऐसे मेंटल चैटर्स जो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, जिसको आप जब तक शांत नहीं करेंगे, आपका माइंड एंड बॉडी अलाइन नहीं हो पाएगा, आप शांत नहीं हो पाएंगे, आप प्रेजेंस में नहीं आ पाएंगे। आपकी बॉडी तो सो रही है लेकिन आपका माइंड एकदम अलर्ट मोड में है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेट। तो सिर्फ रेस्ट लेने से नहीं होगा, बॉडी को रेस्ट देने से नहीं होगा, आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज सडन मूड चेंजेस। आपने देखा होगा कि अचानक से कोई इंसान इरिटेट हो रहा है, अचानक से वो खुश हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो साइक्लिकल एंड सडन चेंजेस इन मूड, जिसे हम मूड स्विंग बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ ऑरा एनर्जी लीकेज। और ये क्यों होता है? ये यूजुअली तब होता है जब आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हो, जैसे सप्रेस्ड एंगर, सैडनेस या कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए या वो काफ़ी टाइम से आपके सिस्टम में है। आपने कभी उसको जताने का या तो आपको मौका नहीं मिला या आप जता ही नहीं पाए। तो ये जो अंदर घुट रहे थे आप, जो शायद ऊपर आपको नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी sudden mood changes denotes that there are suppressed or tapped emotion that you have not been able to release. ऐसे सिचुएशन में you need to speak out, you need to share your emotions with your loved ones. आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं, अगर आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है जो आपकी बात सुनने के लिए रेडी है, या फैमिली मेम्बर है, स्पाउस है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई ऐसा कॉन्फिडेंट जिससे आप अपनी इमोशंस, अपने अंदर के जो फीलिंग्स है वो आप शेयर कर पाएँ विदाउट अनफिल्टर्ड, कोई पुरानी फीलिंग्स जो आपने कभी शेयर नहीं की है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो अंदर से जो भी एक ट्रैप्ड आप फील कर रहे थे, एक बर्डन जैसा फील कर रहे थे, वो शायद बाहर आ जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो थ्रू काउंसलिंग एंड थेरेपी भी आप ये कोशिश कर सकते हैं। इससे आपका जो मूड स्विंग है, जो सडन मूड चेंजेस हैं, वो रिड्यूस होने लगेगा। आप एक और टेक्निक कर सकते हैं, वो है जर्नलिंग। और वो कब कर सकते हैं? जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेरी पूरी स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो, या फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग माई इनर फीलिंग्स विथ एनीवन। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी डायरी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। आप रोज़ रात को सब कुछ लिखिए, जो भी आपको फीलिंग आ रही है, पूरे दिन भर की फीलिंग, आपको जो भी महसूस हुआ, जो भी फील हुआ, आप उसमें अनफिल्टर्ड लिखते जाइए, पेजेस आफ्टर पेजेस। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एक पेज लिखिए, एक छोटा सा पेज लिख दीजिए।
टाइम है तो आप जितना इलैबोरेट करके लिख सकते हैं आप लिखिए। आप चाहे तो बचपन से लेके अभी तक जितना जो भी आपको फीलिंग आ रही है आप उसको लिखते जाइए, और ये आपको डेली करना है ये प्रैक्टिस। आप जितना करोगे उतना जो इमोशनल ट्रैप्ड इमोशंस हैं वो रिलीज़ होने लगेगा, और रिलीज़ होते ही आप बर्डन फ्री महसूस करेंगे। और एक बार बर्डन फ्री महसूस करने लगे तो आपका ये जो अनरेगुलेटेड इमोशंस है वो रेगुलेटेड हो जाएगा, एंड मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे, एंड यू विल फील लाइटर एंड हैप्पियर। ओके।